हाँ जी, कोई बताएगा? हाँ, सब देखो बटरफ्लाई और पैरट उड़ जाते हैं सबके। एरे, एरे का यूज क्या किया था? एरे क्यों पढ़ा था हमने? एरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। हाँ था। तो एरे का, यस। तो एरे का पढ़ा था, तो एरे का पर्पस क्या था? एरे में हमने क्या चीज थी जो हमें बेनिफिट मिला, और क्या उसकी शॉर्टकमिंग्स थी या ड्रॉबैक्स थे? जब हम एरे में कोई भी एक साइज फिक्स करते हैं, मतलब इंट इक्वल इंट हम अगर उसका फाइव देते हैं मल्टीपल मल्टीपल डेटा तो स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल हम लोग। वैल्यूज या आई मीन उस पे ये था कि स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल आई थिंक। हाँ, ये इसका बेनिफिट था कि हम मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल से पॉइंट कर सकते थे या रिफर कर सकते थे। ड्रॉबैक से क्या था कि सारे जो एलिमेंट होते थे साइज वो फिक्स था उसका। हाँ, एक तो साइज फिक्स था, वेरी गुड। यस अगर आपको एरे बनाना है तो उससे पहले डिक्लेयर करते वक्त साइज देना पड़ता था। अगर आपने राइट। उससे एंड डेटा ज्यादा टाइप भी सिंगल डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हाँ जी, थे, या दैट तो इज कॉल्ड, इंटीजर या स्ट्रिंग। राइट राइट, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। बिल्कुल सही। कि जैसे मेरे को एरे बनाना था, तो मैं एरे देते वक्त मुझे सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर देना है। अब इंटीजर देने का मतलब ये जो एरे बनेगा, इसमें केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, शायद तो मुझे राइट। साइज देना पड़ता था। तो ये ऐसे यस। दो इसके यू कैन से देयर वाज टू शॉर्टकमिंग्स की। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा सर। अच्छा हाँ, वेरिएबल। लेफ्ट में ब्रैकेट, एरे नहीं बनाया हमने। तो इसके दो शॉर्टकमिंग्स थी क्या? पहले तो एक होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब इसमें केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते थे। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, ये तो चलो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इसमें अगर हर तरह का डेटा स्टोर कर सको, अच्छी बात है। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि हमेशा जो कलेक्शन होता है उसमें एक ही टाइप का डेटा होना चाहिए, दैट इज ओके। लेकिन ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग्स थी कि अगर आपने एरे का साइज मान लो 5 दे दिया है, तो उसमें 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। इफ यू विल ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट, अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो रन टाइम में क्या हो जाता था? फेल हो जाता। तो मैंने कहा था कि आपके पास अगर एक मैजिकल चीज आ जाए कि जिसमें क्या हो कि अगर उसमें आप एलिमेंट जैसे ऐड करो, अपने आप क्या हो जाए, साइज अपने आप ग्रो हो जाए, ऑटो ग्रो हो जाए, तो बड़ा मजेदार चीज हो जाएगा। कुछ ऐसा मैंने फनी एग्जांपल बताया था कि आपके पास एक ऐसा घर हो जिसमें बाय डिफॉल्ट तो 3 कमरे हो, लेकिन अगर आपके गेस्ट हो तो 4 कमरे हो जाए, और गेस्ट आए 5 हो जाए, तो आपको कभी दिक्कत ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस यस। कॉन्सेप्ट को करने के लिए, इन दो शॉर्टकमिंग्स को हटाने के लिए जावा ने एक फ्रेमवर्क बनाया, है ना। अच्छा, जावा में कहीं पे भी हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं ना, तो फ्रेमवर्क को आप ऐसे समझ लो कि जावा में जब कोई फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इंटरनल जावा का फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क मतलब उसमें पहले से कुछ क्लासेस बना बना के रखी है जिसका काम किसी स्पेसिफिक काम को करना है। ठीक है, तो जावा में इंटरनली एक फ्रेमवर्क आप बोल दो या बोल दो सेट ऑफ क्लासेस हैं जिनको बोलते हैं कलेक्शंस। क्या बोलते हैं? कलेक्शंस। तो कलेक्शन। कलेक्शंस की एक पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है कि एक कलेक्शंस होगी, उसके अंदर इतनी क्लासेस होंगी जिसका पर्पस ये होगा, तो ऐसे करके एक ग्रुप बना रखा है, तो उसको हम कलेक्शन फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो कलेक्शंस है उसको पढ़ने के लिए हमारे 3 टाइप के कलेक्शन हम मेनली पढ़ते हैं। एक होता है लिस्ट, एक होता है सेट, और एक होता है मैप। 3 तरह के हम कलेक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, कलेक्शन का पर्पस, जो मेन पर्पस है वो वही होता है जो एरे, क्या कि एक वेरिएबल से मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर पॉइंट करो। स्टोर करना है, पॉइंट करना। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे जब एरे का बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि एरे में आप डिफाइन करते थे, आप डिफाइन करते थे इंट, स्क्वायर ब्रैकेट और ऐसे लगाते थे। कलेक्शन में क्या किया गया, हर तरह के कलेक्शन को अचीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या बना दी? क्लास। एक क्लास बना दी। जैसे कि आपको लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के लिए क्लास बना के दिए कि भाई अगर लिस्ट का कोई एलिमेंट इस्तेमाल करना है तो आप एक क्लास बना के दिए जिसका नाम है एरे। क्या नाम है? एरे। अरे भाई, मेरे में ये से काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अरे मुझे लिखना पड़ेगा। एरे लिस्ट, ARRLIST, मेरे में न्यू एरे लिस्ट। तो आपको बता भी जा रहा हूँ कि इसमें क्या है डिफरेंस। सबसे पहले तो एरे लिस्ट जो बनी है वो आपके अंदर क्या बनी है, आपकी जावा में क्लास है जिसका नाम है एरे लिस्ट। देखो इंपोर्ट, और उसका पैकेज का नाम है जावा यूटिल, यानी कि जावा के अपने फ्रेमवर्क में, यानी जावा के अपनी लाइब्रेरी में जावा यूटिल नाम का एक पैकेज है जिसके अंदर एरे लिस्ट नाम की क्लास है। ठीक है, तो आपको देखो दोनों में डिफरेंस साथ में पहले बताता हूँ कि अगर आप एरे बनाते तो आप ऐसे बनाते, इंट, यहाँ पे लिखते AR, और राइट साइड में क्या लिखते हो? न्यू इंट, और जो उसका साइज होता है ना, जैसे मेरे को 4 एलिमेंट स्टोर करने तो मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट स्टोर करने तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ ऐसे, और उसका सेमीकोलन।
तो जैसे आपने यहाँ पे एक AR बनाया है जिसका पर्पस है कितने एलिमेंट को पॉइंट करना, 4। ऐसे एरे लिस्ट में इस AR की जगह जो रेफरेंस वेरिएबल AR बना यहाँ पे बना लिया मैंने, उसका नाम है एरे लिस्ट। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में आप न्यू करके ऐसे लिखते हो। एरे लिस्ट में आप क्या करते हो, चूंकि एरे लिस्ट जो कलेक्शन बना है वो क्लासेस का इस्तेमाल करके बना है। किसका इस्तेमाल करके बना है? क्लासेस। तो क्लासेस का हमेशा बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया है, जो आपकी क्लास बनी है जो एरे लिस्ट के लिए बनी है उसके लिए क्लास का नाम है एरे लिस्ट। तो मैंने एरे लिस्ट AR इसका रेफरेंस बनाया इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्या करता है, ये वही काम करता है जैसे आपका एरे लिस्ट में बनाया कि भाई आपकी मेमोरी में एक ब्लॉक बनाएगा और जिसको AR पॉइंट करेगा, उसके अंदर ब्लॉक कितने होंगे, 4। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, ये आपका मेमोरी में एक ब्लॉक बनाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मेमोरी में एक बाय डिफॉल्ट ब्लॉक बनाएगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अगर उसमें एलिमेंट ऐड करने हैं, जैसे इसमें एलिमेंट ऐड कैसे करते थे, ARR 0 पहला एलिमेंट ऐसे ऐड करते थे, यस और नो? यस। एरे लिस्ट में चूंकि क्लास है तो उसने ऐड करने के लिए आपको फंक्शन बना के दिए। इस ARR का रेफरेंस जो है इसको डॉट करोगे, एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है ऐड। एड्स करने पे जैसे आप यहाँ पे AR 0 लिखते हो, यहाँ पे अगर 6 ऐड करना है तो ये लिख दो, ये देखो क्या लिख दिया, 6। तो एक 6 ऐड कर देगा। अगर इसमें आपको दूसरा एलिमेंट ऐड करना होता था तो इसमें आपका साइज फिक्स होता था, तो आपको फॉलो करना पड़ता था इंडेक्सिंग। AR 0 हो गया, अब आप इसको 1 कर दो, और 1 करके आप दूसरा एलिमेंट स्टोर कर लो। ठीक है, ऐसे करा। इसमें देखो अगर मैं तीसरा करूंगा तो ARR हो जाएगा 2, इसमें कर लिया मैंने 8। अब स्टोर करता हूं, ARR कर दिया मैंने इसमें 3, इसमें स्टोर कर दिया 9, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 का साइज था, 4 कर दिया, इसमें भी 4 ऐड करते हैं, सेम एलिमेंट ऐड करूंगा, आपको ध्यान से देखना, 2 3 4। सो लेट मी राइट इट हियर 7, यहाँ पे लिखते हैं 8 और यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों इस समय अगर देखा जाए तो दोनों सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी अगर मैं AR यहाँ पे एरे को देखूं तो ये आपकी 4 एलिमेंट स्टोर कर रहा है और एरे लिस्ट भी। अब दोनों को आपको दिखा भी देता हूँ। एरे लिस्ट को अगर आपको देखना है तो यहाँ लिखो SYSO और इसमें एरे लिस्ट का ये रेफरेंस को पास कर दो, तो प्रिंट करके दिखा देगा आपको कि इसमें कितने एलिमेंट स्टोर। रन करता हूँ, दिख रहा है? यस यस। तो इसमें भी फिर से कह रहा हूं मैं, आपका एरे जो इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे, तो पहला डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। पहला डिफरेंस फायदा क्या हुआ कि आपको यहाँ पे साइज देना पड़ा। यहाँ पे इसका एरे लिस्ट का जो रेफरेंस बनाते हैं, इसका बनाते वक्त कोई साइज नहीं देना है। मेरे को यहाँ पे 4 एलिमेंट स्टोर हुए हैं, मैं चाहूं तो इसमें 4 और ऐड कर दूं, साइज नहीं देना, जितने की जरूरत पड़े। मान लो रन टाइम पे ऐड होते हैं, देखो मैंने और ऐड कर दिया, 4 हो गए 8। मैं रन करूंगा, कहीं कोई साइज नहीं बढ़ाया है, बस ऐड करते चले आप। हो गए? हाँ जी, हो गए कि नहीं हो गए? यस यस। अगर मैंने ये काम यहाँ पे किया होता तो क्या आ जाती? एरर। ये देखो, अगर मैं ARR 4 करके यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दोबारा स्टोर कर दूं, ये तुरंत एरर दे देगा मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरे को यूज करने से पहले साइज बताते हैं। साइज बताना मस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से साइज हटा दूं और ये काम कर जाए। हटाऊंगा तो ये मुझे वहां से बढ़ने ही नहीं देगा, कंपाइलेशन एरर। और अगर मैंने साइज दे दिया तो फिक्स हो जाएगा। यानी मेरे प्रोग्राम में रन टाइम पे अगर कहीं मैं ऐड ऐसे करना चाहूं तो ऐड नहीं कर सकता। तो पहला बेनिफिट मिल गया, समझ में क्लियर आ गया? दूसरा बेनिफिट, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको डेटा टाइप इंट देना पड़ा। यहाँ पे देखो कहीं पे भी डेटा टाइप नहीं दे रखा है ना? तो आप चाहो तो इसमें 4 एलिमेंट जो है, उनमें से 4 एलिमेंट का जो टाइप है वो जरूरी नहीं सेम रखो। देखो इसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर दूंगा। अभी मैं स्टोर कर देता हूँ इसमें प्रदीप। अब प्रदीप कैसा डेटा है? स्ट्रिंग। ठीक है, आप देखना चाहो तो देखो मैं इसमें वो भी स्टोर कर दूंगा, क्या? 8 की जगह 8.7f न्यूमेरिक, सारा ऐड हो जाएगा। देखना लिस्ट मेरी जो प्रिंट हो रही है इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं सब कुछ। तो इसका 2 फायदा आपने देखिए, दोनों फायदे क्या? पहला, एरे लिस्ट को बनाते वक्त ना मुझे डेटा टाइप देना मस्ट है कि भैया किस तरह का डेटा, किस तरह का एलिमेंट स्टोर करोगे, और दूसरा आई डोंट नीड टू गिव द साइज। तो आप दोनों से फ्री हो, आप इसको चाहो 100 बार ऐड कर लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। तो दोनों बेनिफिट समझ गए कलेक्शन को यूज करने के? अच्छा, दूसरा, यहाँ पे कलेक्शन का एक और पर्पस बनाया गया। उसने कलेक्शन को मेनली 2 उसमें डिवाइड किया। एक बोला उसने लिस्ट और एक बोला सेट। अच्छा, कोई किसी को पता है लिस्ट और सेट, दीज आर द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मैथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड सेट? अगर किसी को अलजेब्रा याद हो, लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस होता था एलिमेंट स्टोर करते वक्त?
लिस्ट में वी कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू एंड सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। एग्जैक्टली। तो अगर किसी ने अलजेब्रा पढ़ी हो तो अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट ये होता था कि आप बनाते थे, अगर आप किसी को याद हो हम ऐसे पढ़ते थे राउंड राउंड सर्किल बना के, किसी को याद है ऐसे पढ़ते थे कि हमारे पास ये होता था, एक ये सेट बना लेते थे कि एक भाई एलिमेंट का ये है, एक एलिमेंट का ये है, इसमें कुछ एलिमेंट रख लेते थे, जैसे मैंने रख लिया 2, ठीक है, एक रख लिया मैंने 3, इसमें रख लिया मैंने 5, इसमें एक और सेट बनाते थे। याद आ रही पुरानी मैथ किसी को? यस। ठीक है, यहाँ पे रखा मैंने 6, यहाँ पे रखा मैंने 3 और यहाँ पे रखा मैंने 7। हम मुझसे पूछते थे बताओ इसका क्या करो, होता था ना यूनियन होता था, इंटरसेक्शन होता था, याद है किसी को? तो हम कैसे बनाते थे? हम ऐसे बनाते थे, कहते थे कि एक काम करें, इन दोनों को बनाने का तरीका, एक सर्कल ये बना लो और अगर मुझे इसका वो देखना है इंटरसेक्शन, तो अगर यूनियन करना है तो यूनियन में एक सर्कल बना के पूरा हो जाता था। इंटरसेक्शन करना तो ऐसे देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे हम 2, यहाँ लिखेंगे हम 5 और 3 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 दोनों का कॉमन हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे लिखेंगे 6। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कलेक्शन है, मतलब कलेक्शन क्या, देखो मैंने यहाँ पे दोनों का, अब ये मैंने जो कलेक्शन बनाया है, ये जो कलेक्शन प्रेजेंट हो रहा है, ये कलेक्शन क्या है, इसमें क्या हो रहा है, कॉमन चीजें एक जगह आ गई। तो इसमें क्या कर रहा है, इस कलेक्शन का जो एलिमेंट अगर मैं बताऊं तो कितने एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें? 5 अलग अलग, ये 6 एलिमेंट है, इसके एक, इसमें 3 एलिमेंट 3, लेकिन एक कलेक्शन बना, इसमें कितने एलिमेंट आए? 5, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट को कंसीडर नहीं किया, इसने 3 को कितनी बार लिया? एक ही बार। लेकिन अगर मैं इसी की जगह इनको क्या बना दूं, इसका मैं बनाता हूं यूनियन। यूनियन मतलब मुझे कंसीडर करना है, अगर कोई एलिमेंट डुप्लीकेट 2 बार आया तो 2 बार बनाओ। तो उसको कैसे बनाते थे? सिंपल सी बात है कि हम बनाते ऐसे थे कि एक बड़ा सा सर्किल बनाते थे, हम कहते थे इसका कलेक्शन में क्या बनेगा अगर यूनियन हो, तो हम एक पूरा ये बनाते थे और हम कहते अरे यार व्हाई इट इज नॉट टेकिंग द सर्कल, और इसमें हम सारे एलिमेंट ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, इसमें 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 3 को लिखेंगे 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि हमको, हमने कलेक्शन बनाना है, हमें उसका कॉमन नहीं लेना है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7। तो 2 तरह के कलेक्शन एक्चुअली बनते हैं। अगर आपके पास, आपको कलेक्शन बनाना है तो आपके कलेक्शन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप जब कलेक्शन बनाओ तो ध्यान रखो आपके कलेक्शन में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट ना हो, कोई भी आइटम डुप्लीकेट ना हो। दिस इज कॉल्ड सेट। उसको क्या बोलते थे? सेट। और एक होता था लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कि अगर मैं कोई कलेक्शन बना रहा हूं तो उसमें अगर कोई डुप्लीकेट भी आ रहा है तो उसे आने दो, तो डुप्लीकेट को अलाउ करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ कलेक्शंस आर देयर, वन इज कॉल्ड सेट एंड वन इज कॉल्ड लिस्ट। लिस्ट का मतलब है डुप्लीकेट अलाउ करो और सेट का मतलब डुप्लीकेट अलाउ मत। यस। तो जावा ने आपके लिए 2 कलेक्शन पहले ही बना दिया। उसने कहा कि एक काम करो, जब आपको लिस्ट का टाइप का कलेक्शन चाहिए तो मैंने क्लास बना के दी एरे लिस्ट, और जब आपको चाहिए सेट टाइप का तो उसके लिए क्लास बना के दी है जिसका नाम है हैश सेट। क्या नाम है? हैश। तो हैश सेट भी बिल्कुल वैसे ही है ये कलेक्शन, बस इसकी क्वालिटी क्या है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सेट करके वेरिएबल का नाम दे देता हूँ और न्यू हैश। तो इसकी क्वालिटी सिर्फ इतनी है, जैसे उसमें एलिमेंट जो जो क्वालिटी कलेक्शन की होती है वो सारी है, इसमें क्वालिटी बस ये है कि आप इसमें अगर डुप्लीकेट डालोगे ना तब भी नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे मैं डुप्लीकेट डाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने 6 7 लिया, फिर से लिखता हूँ 8 और यहाँ से फिर से मैंने लिख दिया प्रदीप की जगह यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ 8 नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ 8 मैं लिख चुका हूँ, यहाँ पे लिखो 8, तो 8 डुप्लीकेट हो गया है ना। इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे एरे लिस्ट। ऐसे ही देखो आपका जब हैश सेट होता है इसके पास भी एक मेथड है एलिमेंट को ऐड करने के लिए, उसका नाम क्या है? ऐड। इस ऐड में देखो मैं वही एलिमेंट ऐड करूंगा जो ऊपर की है 6, ठीक है। ऐसे ही मैं फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऐड करने के लिए। तो आपका जो कलेक्शन है उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि कलेक्शन में आपकी जो बना के रखा है, क्लास बना के रखी है, और वो क्लास का काम वही है जैसे एरे काम करता था, बस इसने आपकी ड्रॉबैक्स हटा दी है। यहाँ से लिखता हूँ 7, इसमें लिखता हूँ लेट मी रेट 8 और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9 और सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं 9 और एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ ये वाला। तो दोनों में कितने एलिमेंट ऐड किए हैं देखो, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 ऐड किए हैं। अब दोनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ, आप देखना कि सेट में कितने एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। ऐड करने की कोशिश तो मैंने की है डुप्लीकेट एलिमेंट, लेकिन एक्चुअल अपने अंदर वो सेव कर भी रहा है कि नहीं कि इग्नोर कर दे रहा है। ये देखो
क्या प्रिंट हुआ है सेट में? यूनिट इग्नोर कर दिया उसने डुप्लीकेट को इग्नोर कर, 8 उसने एक ही बार लिया। तो देखो Yes. दोनों का काम दोनों कलेक्शन है, एरे लिस्ट भी एक कलेक्शन है और हैशसेट भी कलेक्शन है। दोनों का पर्पस ये, जब आपको लगता है कि आप अपने रन टाइम पे कोई ऐसा डेटा आपके पास आ रहा है जिसको आप कलेक्शन में ऐड करते जाओ और उसमें अगर कोई डुप्लीकेट है उसको इग्नोर कर दो, तो आप क्या करो, हमेशा क्या यूज करो, सेट। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे कलेक्शन में ऐड करते हुए रन टाइम पे कोई एलिमेंट मेरे ऐड करता जा रहा है और उसमें डुप्लीकेट अगर आ रहे हैं तो उसको कंसीडर करो, ऐसा मत मानो कि डुप्लीकेट को एक ही बार रखना है। तो हम कौन सा कलेक्शन यूज करेंगे? एरेज। ठीक है। अच्छा, ये इसने आपको दोनों ड्रॉबैक यहाँ हटाए हैं, लेकिन फिर से मैंने बोला था कि एक्चुअली ड्रॉबैक अगर देखें तो एरे लिस्ट का ड्रॉबैक एक्चुअल में एक ही माना जाता है एरे का, कि इसमें साइज देना पड़ता है। इसको ड्रॉबैक नहीं मानते। क्यों ड्रॉबैक नहीं मानते? क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं, कभी कोई घर की लिस्ट बनाता है तो आपने देखा होगा घर की लिस्ट हमेशा जेनरिक होती है। जेनरिक मतलब जानते हो, कभी आपसे लोग क्या बोलेंगे घर से बोलते हैं, जैसे मोस्टली क्या बोलते हैं, फीमेल्स बोलती है ना, घर का सामान लाने, कहते हैं मेरे किचन के आइटम की कुछ लिस्ट लिख लो, सामान लाओ, है ना। तो वो यूज करते हैं एक टर्म, किचन का आइटम। अच्छा एक काम करो, कुछ वॉशरूम के सामान लाने, कुछ आपके बिजली का इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सामान लाने, तो लिस्ट का जो टाइप होता है वो क्या होता है, फिक्स कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप, कि भाई मुझे किचन के आइटम लाने। तो हमेशा जो आपका जो लिस्ट बनती है वो 99.9% रियल लाइफ में क्या बनती है, होमोजीनियस। उसमें एक ही टाइप की चीजें रखते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आप जाओगे दुकान में, व्हेन यू आर टेकिंग द मटेरियल ऑफ द किचन, तो आप ग्रोसरी की दुकान में जाते हो। जब आपको इलेक्ट्रिक का सामान लेना है तो आप एक सेपरेट दुकान में जाओगे ना, तो एक लिस्ट हमेशा दो अलग अलग बनाते हो, यस और नो? यस। तो क्योंकि आपको पता है दोनों का पर्पस अलग अलग है, तो यहाँ पे आपका ये जो दिया था इसको ड्रॉबैक नहीं मानते, ये आपका एक वैलिड चीज है। लेकिन आपको कभी ऐसा जरूरत पड़े फ्लेक्सिबिलिटी की कि मैं दोनों यूज कर लूं, कि चलो हर टाइप का बना लूं, एक ही लिस्ट बनाओ जिसमें इलेक्ट्रिक का सामान भी डाल लूं, किचन का भी डाल लूं, वॉशरूम का भी डाल लूं, और जो गर्ल्स हैं चलो मेरी शॉपिंग का सामान भी डालो, अब बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए एक साड़ी भी लेते आना। तो जो सारी चीजें वो सारी मिक्सअप करने का फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं देता आपको, लेकिन एरे लिस्ट देता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। मेरी बात समझ गए? अगर लेकिन इसको वो अच्छा नहीं मानता, इसीलिए आप देखो कि इसमें एरर नहीं आ रही है, लेकिन येलो कलर का अलर्ट आ रहा है। अलर्ट क्या दे रहा है? कोई पढ़ेगा अलर्ट मेरे लिए? Error list is a raw type reference to generic type. Error list that the key should be parameterized. Error list is a raw type reference to same. तो आपको यहाँ पे टेक्निकल लिखा हुआ है, ठीक है, ये टेक्निकल लिखा हुआ है, मैं इसको नॉन टेक्निकल बताता हूँ। सिंपल ये कह रहा है कि भाई साहब आपने लिस्ट बना दी है, आप यूज कर लो, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इसका जेंडर बता दो। जेंडर मतलब कि एक ही टाइप बता दो क्या रखना चाहते हो। तो कैसे कर, इसलिए अलर्ट आपको रोक नहीं रहा, आपको कह रहा है भैया बेस्ट इस्तेमाल तो इसका ये नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कैसे करते हैं, अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई इसको ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें इंटीजर आ रहा है, एरर लिस्ट में केवल इंटीजर आ रहा है। तो देखो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रदीप लिख दूं तो अभी एरर नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी हर तरह के डेटा लेने की है, ठीक है। अगर मैं इसको जेनरिक कैसे बनाता हूँ, ठीक एरे लिस्ट के बाद एक लगाओ डायमंड, इसको बोलते हैं डायमंड ऑपरेटर, और इसमें लिख दो वो डेटा टाइप जो आपको चाहिए। अगर आपको इंटीजर रखना है तो यहाँ पे लिखोगे इंटीजर, यहाँ पे इंट नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जब भी आप कलेक्शन यूज करोगे वहां पे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे, नॉन प्रिमिटिव। मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है, आप ध्यान से देखो तो लाइन नंबर 22 पे एरर आनी शुरू हो गई, क्योंकि आपको अब उसने क्या बोला कि अब आपने बता दिया कि मेरा कलेक्शन का टाइप इंटीजर है, तो ये आपको स्ट्रिंग रखने ही नहीं देगा, ठीक है। और ये आपको देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा ये करते ही येलो कलर का यहां से चला गया। अगर मैं राइट साइड पे भी ये ऑब्जेक्ट के साथ भी ये लगा दूं तो देखो आपका येलो कलर ही चला जाएगा। चला गया अलर्ट चला गया, यस। क्योंकि वो मानता है कि आपको इस्तेमाल हमेशा क्या करना चाहिए, आपका कलेक्शन हमेशा जेनरिक होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला एरे में इसको ड्रॉबैक नहीं बोलते हैं, बस एरे में ये बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पास, आपकी एरे कलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ ये ड्रॉबैक जरूर है कि साइज देना मस्ट है, यहाँ पे वो देना मस्ट है। तो आप देखो अगर मैं इंटीजर की जगह क्या कर दूं स्ट्रिंग, तो देखना एरर किस पे आ जाएगी, सारे नंबर्स पे, इससे चली गई। यस सर। तो आपको इसको जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं दैट इज नोन एज रॉ टाइप। मतलब जब भी आप कलेक्शन बनाओ तो उसका रॉ टाइप अगर डिफाइन दोगे तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इंटीजर दे दिया, अब आप ये स्टोर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप केवल स्टोर कर सकते हो ना, ठीक है। और ये एडवाइजेबल भी, ये देखो आपके खुद ही चला गया। और सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर
सेट। सेट में भी देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, लेकिन एडवाइस है कि हमेशा क्या यूज करना चाहिए, जेनरिक। अगर आप बना रहे हो तो जेनरिक बनाओ। चली गई येलो कलर, पूरी क्लास से चला गया, चला गया। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये जेनरिक यूज करना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, जब तक आपके पास प्रॉब्लम ना हो, जब तक आपको करना ही ना मजबूरी हो जाए, नहीं नहीं मेरे को तो हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करना ही है, अगर नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर जेनरिक। और आपको देखो जावा ने खुद प्रूफ कर दिया, मैंने यहाँ पे जेनरिक टाइप दिया, उसने अलर्ट को हटा दिया, अब वो नहीं बोल रहा आपसे क्योंकि उसको लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे। क्लियर है? यस। ठीक है। तो अब इसके बाद आपका पहला पर्पस कि जब भी आपको कलेक्शन अपना यूज करना है, जहां पे कलेक्शन का फायदा क्या कि अगर आप यू आर नॉट कंसर्न अबाउट गिविंग द साइज ऑफ द योर कलेक्शन इन द स्टार्टिंग, सो यू शुड गो फॉर द कलेक्शन। आपको एरे लिस्ट यूज करना है या हैशसेट यूज करना है, दोनों कलेक्शन है। दोनों का डिफरेंस ये है कि कब आपको डुप्लीकेट यूज करना है और नहीं, ठीक है। बाकी दोनों में कलेक्शन की क्वालिटी है कि दोनों में साइज देने की जरूरत नहीं है और दोनों में डेटा टाइप देने की जरूरत है। अब आते हैं कि जब भी आपको एलिमेंट ऐड करने होते हैं आप ऐसे ऐड करते हो, ठीक है। अब आता है कि एलिमेंट ऐड तो ऐसे करते हो, लेकिन इसको फेच कैसे करते हो? एरे में कैसे करते थे? जैसे आप ऐड करते थे लिखते थे AR0 इसको इक्वल टू करके असाइन करते थे। अगर रीड करना है तो क्या लिखो, केवल AR0। इतना देखो, आपको मैं दिखाता भी हूँ। एसओपी में अगर कभी वैल्यू प्रिंट करनी होती थी तो आप लिखते थे जो भी, मान लो 1 को प्रिंट करना है तो ARR और ऐसे प्रिंट हो जाता। कलेक्शन में क्या करोगे, यहाँ पे इसके लिए फंक्शन ऐड बना है ऐड करने के लिए, और अगर इसको आपको गेट करना है तो एरे लिस्ट में ध्यान से देखना, जो भी एरे लिस्ट बनी है उसके पास दूसरा फंक्शन है डॉट गेट, और गेट में आपसे मांगता है इंटीजर का पैरामीटर दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। क्या मांगता है? इंडेक्स। तो इंडेक्स क्यों मांगता है? यहाँ पे बहुत इंटरव्यू का अच्छा क्वेश्चन है कि देखना, ध्यान से देखना क्या होता है। एरे लिस्ट एक्चुअली क्या करती है, जब मेमोरी में बनती है तो पीछे से कॉन्सेप्ट यूज किसका करती है? एरे का। आपको नहीं करना पड़ता, लेकिन पीछे से करती वही है कि जब आप एरे लिस्ट बनाते हो तो एक्चुअली पीछे से वो बनाती क्या है मेमोरी में? एरे। और वो इंडेक्सिंग खुद मेंटेन करती है। आप जब पहला एलिमेंट डालते हो तो वो 0 इंडेक्स में 6 डाल दिया, दूसरा एलिमेंट डाला तो एक इंडेक्स बनाया 1 उसमें 7 डाल दिया, अगला एलिमेंट डाला, जब जब आप ऐड करते जाते हो वो एक एक क्या बढ़ाती जाती है? इंडेक्सिंग, और स्टोर करती जाती है। तो जब आपको एलिमेंट चाहिए तो आप इंडेक्स बताओगे, एलिमेंट दे देगा। मुझे तीसरा एलिमेंट चाहिए तो इंडेक्स डाल दो 2, ठीक है। तो आप देखना, मैं इसको कमेंट करता हूं ताकि केवल आपको इस समय दिखाई दे क्या कि क्या प्रिंट हो रहा है एरे लिस्ट में। जब 2 करूंगा तो प्रिंट करेगा 8, ठीक है। तो आपका एरे लिस्ट इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरे लिस्ट बिहाइंड द सीन क्या यूज करता है? एरे। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कैसे मेंटेन करता है, कैसे बार बार साइज बढ़ाता है, वो आपका हेडेक नहीं है। लेकिन पीछे क्या यूज करता है? एरे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो मेंटेन करता है इंडेक्सिंग, ठीक है। अब आते यही, यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूं और मैं आता हूं सेट में। तो सेट में ध्यान से देखना कि अगर मैं माई सेट डॉट करूं तो यहाँ पे गेट नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं। यहाँ गेट नाम का फंक्शन नहीं होता। कोई कोई बताएगा, जिसने जावा पढ़ी वो बता सकता है अगर कभी कि गेट नाम का फंक्शन यहाँ क्यों नहीं होता, क्या लॉजिक है? अनऑर्डर्ड होता है ये, अनऑर्डर्ड। वेरी गुड। क्योंकि मैंने बताया कि एरे लिस्ट बिहाइंड द सीन आपका इंडेक्स यूज करती है तो आपका ऑर्डर बन जाता है। ऑर्डर क्यों बन जाता है? पहला 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्यों नहीं बना पाता है, कोई बताएगा? क्योंकि जब भी डुप्लीकेट वैल्यू आती है वो उसको स्किप करता है, इसकी वजह से वेरी वो गुड, मेंटेन नहीं कर पाता है। वेरी गुड। अब उसका कोई सेंस नहीं है। मुझे लगेगा कि जब मैं इसे डालूंगा, जब ये एंटर करूंगा ऐड वाली लाइन, तो मुझे अगर फीलिंग क्या आएगी, कोई बंदा फीलिंग आएगी कि भाई मैं कहाँ डाला हूँ? 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे डाला हूँ। कौन सी इंडेक्स पे डाला हूँ? 4। लेकिन आपको पता है कि 4 इंडेक्स पे नहीं जाएगा क्योंकि ये किसी भी इंडेक्स पे नहीं जाएगा। सही कह रहा हूँ? तो यहाँ पे एक्चुअली जब इंडेक्स मेंटेन होती नहीं है तो ये ऑर्डरिंग कर नहीं पाता, और जब इंडेक्स मेंटेन नहीं कर पाता तो आपको गेट इंडेक्स फंक्शन देख के क्या करेगा? मेरी बात समझ रहे हो? तो जब इसने ऑर्डर मेंटेन किया नहीं क्योंकि इंडेक्सिंग होती नहीं है, इसीलिए सेट में गेट इंडेक्स नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना कि सेट जो है आपका इसीलिए ऑर्डर्ड नहीं होता क्योंकि वो इंडेक्सिंग यूज नहीं करता, और आपका एरे लिस्ट हमेशा ऑर्डर्ड होता है क्योंकि इंडेक्सिंग मेंटेन। समझ गए? Yes. अब आते हैं अगले मुद्दे को
कि अगर इसमें ऐड करने का तो है लेकिन गेट करने का नहीं है, तो मुझे अगर गेट करना है तो कैसे करें, गेट करना है तो कैसे करें। तो गेट करने के लिए ही, अगर एलिमेंट को आपको गेट करना है, इसीलिए कलेक्शन में एक स्पेशल फंक्शन बनाया गया था, केवल कलेक्शन की वजह से, केवल कलेक्शन की वजह से बनाया गया था फंक्शन, जिसका नाम है फॉर ईच लूप। आपका फॉर लूप तो पहले से बना था, लेकिन फॉर लूप केवल इसी के लिए बनाया गया। क्यों? क्योंकि मुझे अगर इसके अंदर का एलिमेंट कोई चाहिए तो एक एलिमेंट तो मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन एक एक करके एलिमेंट को क्या कर सकता हूं, एक एक एलिमेंट पे जा सकता हूं और अपने आप क्या करूंगा, जाने के बाद जो एलिमेंट तुम्हें चाहिए उस पर जो काम करना है वो कर दो। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। आपके पास जो लूप होता है फॉर ईच लूप, उसका सिंटेक्स होता है, लिखो फॉर, एक लगाओ ब्रैकेट। फॉर ईच लूप में कभी ये ध्यान रखना कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि फॉर ईच लूप का नाम फॉर ईच लूप है, नहीं, फॉर ईच लूप का सिंटेक्स अलग है। नाम उसके फॉर ही लिखते हैं, लेकिन सिंटेक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट डिवाइडेड होते हैं कोलन से। किससे डिवाइड होते हैं? कोलन। तो कोलन का डिवाइड जो होता है, फॉर ईच लूप में दो पार्ट होते हैं, फॉर लूप में तीन पार्ट होते हैं और सेमी कोलन से होते हैं। फॉर ईच लूप में ध्यान से देखना क्या है, जिस भी कलेक्शन पे आप काम करना चाहते हो उसका जो भी रेफरेंस या जो भी बनाया उसको लिख दो राइट साइड पे। कहां लिख दो? राइट साइड। और कोलन के लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं कि जब ये इस कलेक्शन में क्या करता है, इस पे चलाता है लूप, तो लूप चला के एक एक बार, एक पहली बार लूप चलाएगा, पहला एलिमेंट लेगा, फिर दूसरी बार दूसरा, तीसरा। तो जब ये लूप चलाएगा तो आपको वो एलिमेंट हर बार लूप में क्या करना है, कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है, अगर कुछ काम करना चाहते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो उस एलिमेंट को स्टोर करने के लिए लेफ्ट साइड में आप एक टेम्पररी बनाते हो वेरिएबल, जिससे कि एक एक करके जब लूप चलाए तो अब जो जो एलिमेंट आपको एक एक करके देता जाएगा उसको क्या करो, आप स्टोर करो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ध्यान से देखना, जो वेरिएबल का टाइप होता है वो हमेशा क्या होगा, जो आपके कलेक्शन का टाइप। मेरी बात समझ गए? यस। तो यहाँ पे लेंगे इंटीजर। क्यों? जब ये कलेक्शन चलेगा तो मुझे एक एक करके अपने अंदर एलिमेंट देगा, अब जो एलिमेंट का टाइप होगा वही तो मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, INTEGR, और यहाँ पे इसका एक वेरिएबल बनाते, कुछ भी नाम लिख दो, मैंने लिख दिया करंट एलिमेंट। क्या लिख दिया? करंट एलिमेंट। तो ये लूप देखो करता क्या, फॉर लूप अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना है ना, आपको i = 0, लेस देन लेंथ या कुछ नहीं देना। ये अपने आप क्या करता है, इस कलेक्शन से पहला एलिमेंट उठाना शुरू करता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसे लास्ट एलिमेंट ना मिल जाए, और हर एलिमेंट को क्या करेगा, बार बार इस एलिमेंट में आपको देगा। अगर मैं इसके अंदर एक एसओपी लगा दूं, ध्यान से देखना, अगर इसके अंदर मैं एक एसओपी लगा दूं और यहाँ पे जो करंट एलिमेंट जिसमें ये स्टोर कर रहा है, अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं, तो ये क्या करेगा, जो भी एलिमेंट इसको मिलना है उसको प्रिंट करके दिखा देगा। ये देखो, दिख रहा है? यस। तो जो एलिमेंट, ये लूप कैसे चल रहा है, जिसको नहीं समझ रहा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट साइड में कलेक्शन लिखते हैं और कलेक्शन के बाद यहाँ पे वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ताकि जब ये लूप चले तो एक एक करके इसका एलिमेंट इसके पास आता है। तो इसमें किसमें स्टोर होता है, करंट एलिमेंट। अब मुझे कोई बताएगा यहाँ पे प्रोग्राम बनाने को कैसे देते हैं या क्या इस्तेमाल होता है। मुझे जो भी इस कलेक्शन में एलिमेंट है इनका सम चाहिए, कोई बताएगा कैसे करेंगे? एरे में मैंने बताया हुआ है, यहाँ ट्राई करो कैसे करेंगे। मुझे एलिमेंट प्लस एक इंटीजर लेंगे हम और उसको देंगे सम इक्वल टू 0 और फिर चलो, आई गॉट इट। ठीक है, रुक जाओ। और कोई बताएगा? उससे तो मुझे राहुल से आइडिया आ गया क्या कहना था। इसने बोला एक सम नाम का एक वेरिएबल ले लो, इसको 0 कर दो, कर दिया। कोई और बताएगा आगे? हाँ जी भाइयों, हाँ जी भाइयों, उसको कोई ट्राई करेगा? जो उसके कर्ल एलिमेंट हमने लिमिट, वेरिएबल लिया है, इसको हम किसी अदर वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं इसके अगेन, जो लूप चलेगा ये सेम वेरी गुड। वेरिएबल के साथ। तो देखो, हमें पता है कि हम सम ये मिल रहा है और करंट एलिमेंट में एक एक करके एलिमेंट मिल रहा है, तो हम इसके अंदर वही कोड लिख देते हैं। क्या हम करेंगे, सम इक्वल टू क्या करेंगे, सम इक्वल टू, सबसे पहले देखो, अगर हम करंट एलिमेंट लिखते हैं तो सम में करंट एलिमेंट आ जाएगा, तो पहली बार सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो हमें करना क्या है, हमें सम में इसको बार बार ऐड करने जाना है, तो हम लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस, मतलब जो भी पहले से सम में उसमें करंट एलिमेंट को ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या करेगा बताओ, सम में 0 था, जब पहली बार लूप चलेगा करंट एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 6। 0 + 6 क्या हो जाएगा, 6। और ये किसमें स्टोर हो जाएगा फिर से, सब में। अगली बार जब लूप चला
तो सम की वैल्यू हो चुकी है 6, करंट एलिमेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, अगला एलिमेंट 7, तो 6 + 7 इट विल बिकम 13। 13 फिर से मैंने इक्वल टू, अगर मैं ये इक्वल टू ये नहीं लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा, और सम नहीं किया तो ये पुराने वाले में ऐड नहीं करेगा। अब ये लूप चलते चलते लास्ट में क्या होगा, जो भी होगा प्रिंट कर देगा। अब इस सम को प्रिंट करा लो, ये देखो, आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही कह रहा हूँ? अच्छा मैंने सम लूप में प्रिंट करा है। हाँ अगर बाहर करूंगा एक बार, नहीं तो आंसर आपका क्या है, लास्ट वाला 30। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस। तो ऐसे ही आपको प्रोग्राम देगा। और क्या प्रोग्राम देगा कि बताएगा कि अच्छा चलो इसमें बताओ कि पर्टिकुलर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मुझे करना है 8 मेरे कलेक्शन में आता है कि नहीं, कैसे करूंगा, मुझे प्रिंट करना है अगर 8 इसमें आता है, मेरे सेट में 8 करके कोई डिजिट है तो मुझे बता दो यस एग्जिस्ट, नहीं है तो बता दो नॉट एग्जिस्ट। कैसे करेंगे? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि लूप के थ्रू या जो करके आप अपने लॉजिक सारे इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको गेट इंडेक्स की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता करना था इसमें 8 है कि नहीं है, अरे सिंपल सी बात है, मैं इसके अंदर कुछ और करने की जगह सिर्फ ये चेक कर लूंगा कि जब लूप चल रहा है तो मैं चेक कर लूंगा इफ करंट एलिमेंट, वेरी गुड, इक्वल इक्वल टू। जब इक्वल लिखते हैं, एक इक्वल का मतलब होता है असाइन करना, 2 इक्वल का मतलब होता है कंपैरिजन। तो मैंने लिखा अगर ये 8 के इक्वल है तो मेरे लिए यहाँ पे क्या करना है, क्या करो, प्रिंट कर दो एग्जिस्ट। क्या प्रिंट कर दो? एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट करने का मेरा काम हो गया तो तुरंत उसके बाद क्या लगा दूंगा, BREAK। ब्रेक का काम क्या होता है मैं बताऊं, ब्रेक का काम होता है कि अगर आपको लगता है आपका एक काम अचीव हो गया है तो आपको लूप आगे चलाने की जरूरत नहीं। अगर ये एलिमेंट मुझे यहीं पे मिल गया है तो आगे क्या लूप चलाने की जरूरत है? नहीं। तो ब्रेक क्या करता है, लूप को ब्रेक करता है। अब देखो ये लूप जब मैं चलाऊंगा तो आंसर देगा एग्जिस्ट, क्यों, इसमें 8 है। अगर इसकी जगह मैं देता 1 तो आंसर आता कुछ भी प्रिंट नहीं है। ये देखो, समझ गए? यस। तो इसका पर्पस सिर्फ यही है कि आपका लूप चला के आप क्या कर सकते हो, अपने एक एक एलिमेंट को अचीव कर सकते हो, और हमारा पर्पस भी यही होता है। और ये जो फॉर ईच लूप है केवल सेट के लिए नहीं बना है, ये लिस्ट के लिए भी बना है। अगर मैं इसमें कलेक्शन की जगह देखो क्या करूं, राइट साइड में पहले ही मैं हटा देता हूँ, पहले मैं इसका कोड वापस वही कर देता हूँ जो पहले था। यहाँ पे मैं जाता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ करंट एलिमेंट को। इस समय यहाँ पे कलेक्शन क्या इस्तेमाल हुआ है, माई सेट, है ना। एरे लिस्ट का रेफरेंस का क्या नाम है, एरे लिस्ट। तो देखो माई सेट की जगह में एरे लिस्ट, अभी किस पे लूप चलाएगा, एरे लिस्ट पे। ये देख रहा है? यस। तो फॉर ईच लूप बना इसीलिए कि आपका कलेक्शन का टाइप कुछ भी हो आप उस पर लूप चला सकते हो, और आपका पर्पस ये होता है। बहुत, मैं आपको बताऊं 99.9% गेट वाले फंक्शन का इस्तेमाल होता ही नहीं है, क्योंकि आप मुझे बताओ किसी इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, इससे आप कुछ क्या अचीव करोगे, मेरी बात समझ रहे हो? आपके कलेक्शन में लॉजिक क्या बनता है, ये एलिमेंट है कि नहीं, इसका सम कर दो, इसका कैलकुलेशन कर दो। आपके 2 वाली इंडेक्स पे 8 रखा है, इससे कोई भी आपका मोटो सॉल्व नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? आपकी लिस्ट में आप रियल लाइफ में भी देखो, आप रियल लाइफ में आपके घर से बाहर निकलते वक्त जो वाइफ पूछती है वो ये पूछती है, थोड़ा पूछती है कि तुमने तीसरे नंबर पे लिखा है कि नहीं वो आइटम, आपसे पूछती है आइटम आपकी लिस्ट में है कि नहीं है, यस और नो? यस। तो कलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि उसकी पोजीशन मैटर करती है। आप भी क्या बोलते हो कि अगर तुमने तीसरे नंबर पे मुझे नहीं बताया तो मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है, बल्कि आप भूल जाते हो तो लास्ट में ऐड कर देते हो, है ना। तो इसका मतलब कलेक्शन का मतलब होता है एलिमेंट को स्टोर करना, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये नहीं मैटर करता है कि आपने उसमें क्या, मेरी बात समझ रहे? बहुत 99.9 क्यों बोला, क्योंकि 0.1 एक जगह मैटर करता है, क्या, जब आप अपने वाकई ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हो। कैसे आप चाहते हो, क्या कि आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनका ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो। कैसे ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो, कि मैं जिस बंदे को सबसे पहले रखूं और बाद में जब उसको एक्सेस करने आऊं तो मुझे पहले ही मिले। जैसे हम कहते हैं ना, हाइट वाइज खड़ा कर दो, रोल नंबर वाइज खड़ा कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो अगर मुझे पता है रोल नंबर 2 पे मेरा कोई बंदा खड़ा है तो ऑर्डर मेंटेन अगर रहा तो मैं रोल नंबर 2 पे मुझे पता हमेशा राहुल रहेगा। मेरी बात समझ रहे? रोमल 3 पे कौन पर्टिकुलर बंदा, तो वहां पे ऑर्डर मेंटेन करना मस्ट है। लेकिन अगर मुझे कहीं पे ऐसे ग्रुप में ले जाना है कि चलो क्लास 3 को जाना है, तो क्लास 3 जा रही है, कौन पहले बैठ रहा है कौन बाद में बैठ रहा है, इट डजंट मैटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बहुत रेयर केस में कई ऐसी जगह होती है जहां पे ऑर्डर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यस तो इसीलिए अगर आपको लगता है बहुत जरूरी ऑर्डर है तो कलेक्शन में एरे लिस्ट को यूज करो। साथ में आपको ध्यान रखना है कि एरे लिस्ट के साथ साथ क्या होगा, वो डुप्लीकेट को अलाउ करेगा और सेट आपको डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 99% हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर हमें करना पड़ता है तो हम ये करते हैं। ये आपके एरे लिस्ट के लिए भी काम करता है और ये आपके सेट। क्लियर हो गया? यस अच्छा, आप अगर चाहो तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें ट्रेडिशनल फॉर लूप नहीं लगा सकते हो, आप लगा सकते हो फॉर लूप। किसमें? एरे लिस्ट में तो लगा सकते हो क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती है। इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती तो इसमें तो नहीं लगा सकते, लेकिन एरे लिस्ट में लगा सकते हैं। उसके लिए क्या है, कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि इसमें एरे लिस्ट में आपका फॉर लूप अगर मैं लगाऊं तो देखो कैसे लगाएंगे। फॉर लूप लगाऊंगा ऐसे, आपका पहले इंडेक्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होगी तो आप पहले ही बना लेते हो int i इक्वल टू 0। सही कह रहा हूं? यस और ये मैं ब्रैकेट लगा के सिंटेक्स लिखता हूँ, फिर आप लिखते हो सेमीकोलन। आई कब तक जाना चाहिए? जब तक कि सारे एलिमेंट पूरे ना हो जाए। तो एरे लिस्ट में भी क्या होता है, कलेक्शन में आप जो कलेक्शन का एरे लिस्ट है इसके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है साइज। एरे में इसका नाम क्या होता था? लेंथ। तो इससे क्या पता चलता है कितने एलिमेंट है। तो आप लूप कितनी बार चलाओगे भाई? 0 से स्टार्ट करना है और आपको तब तक जाना है जब का आपका साइज से कम हो। क्यों? साइज अगर 4 है तो इंडेक्स कहां तक बनेगी? लेस देन। और यहाँ पे लिख दो i++। और इसके अंदर आपको पता है कॉमन कोड लिख दो, जो एक एलिमेंट को एक्सेस करने का कॉमन कोड क्या होता है? ये, और 2 की जगह इंडेक्स। अब ये काम हम एरे लिस्ट में तो कर सकते हैं, लेकिन ये काम कहां नहीं कर सकते हैं? सेट। तो अगर आपको कोई कहता है कि आपको फॉर लूप से करना, आप ये कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे है कि आप इससे करें। ठीक है, तो मैंने आपको ये इसीलिए बताया। जैसे आपका यहाँ होता है वैसे आपका माई सेट में भी साइज होता है। माई सेट में भी साइज होता है। उसका पर्पस आप और तरह से कर सकते हो कि जैसे आपको पता करना है कि मेरे सेट में एलिमेंट कितने हैं, तो आप कैसे पता करोगे? आप इसका साइज वाला फंक्शन कॉल कर लो। तो देखो यहाँ पे मैं इसको कमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर कभी आपको कहीं भी पता करना हो कि साइज मेरा क्या है सेट का, तो आप यहाँ पे सिंपल एक काम करोगे, माई सेट डॉट करोगे, इसके पास भी आपका साइज नाम का फंक्शन होता है। ये बताएगा कितने एलिमेंट है। ये 4 एलिमेंट है ना, ये 4 बताएगा यहाँ पे। 1 2 3 4, 5 क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि डुप्लीकेट को कंसीडर नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया। ये आपके 2 सिंपल आपका यही है कि जहां आपका इस्तेमाल हो। तो सेलेनियम ने इस्तेमाल किया। सेलेनियम में इसका एग्जांपल बताऊंगा कि कहां पे उसने एरे लिस्ट इस्तेमाल किया है और क्यों किया है, हैशसेट इस्तेमाल किया है और क्यों। क्लियर है? यस अब आपको मैं बताता हूँ तीसरा। एक्चुअली देखा जाए तो ध्यान से सुनना, कलेक्शन होते आपके कलेक्शन बोलते हैं, ये तीनों बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि एक्चुअल देखा जाए तो कलेक्शन 2 ही टाइप का होता है, लिस्ट और सेट। ये कलेक्शन का जो है इसको कलेक्शन में पढ़ते जरूर है, लेकिन ये डायरेक्टली कलेक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए क्योंकि कलेक्शन के रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अच्छा कलेक्शन का रूल क्या होता था? कलेक्शन का रूल ये होता था कि आप क्या करते हो, एक ही रेफरेंस वेरिएबल से मल्टीपल वैल्यूज को पॉइंट करते हो। ठीक है, एक ही रेफरेंस वेरिएबल से मल्टीपल वैल्यूज को पॉइंट करते हो। अब मैप का जो पर्पस बनाया गया था वो एक अलग ही पर्पस था। क्या पर्पस था मैं बताता हूं। मैप का जो पर्पस बनाया गया था वो पर्पस ऐसे बनाया गया था कि अभी तक आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो यहाँ पे 6 7 8 9, यहाँ पे स्टोर कर रहे हो 6 7 8 9। अब मैं इस वैल्यूज को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता हूँ। ये मैंने लिखा 7000, इसको मैं लिख देता हूँ और बढ़ा के, इसको मैं और लिख देता हूँ 80 कर देता हूँ, इसको मैं 60 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपके हिसाब से मैंने क्या सेव किया, यहाँ पे इसमें क्या ऐड किए हैं? 5 नंबर ऐड किए। हाँ जी यस अच्छा, ये 5 नंबर किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है आप बता सकते हो? मतलब ये 60 क्या है? ये किसी की एज हो सकती है। हाँ इंटीजर है, लेकिन ये इसका पर्पस क्या है, मतलब समझ रहे हो? ये वैल्यू किसको प्रेजेंट कर रही है? ये किसी की एज है, किसी की सैलरी है, किसी का नंबर है, ये आप इसमें नहीं बता रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? यस तो आप जब अपनी वैल्यू को केवल स्टोर करते हो तब तो आपका कलेक्शन यहाँ काम कर रहा है कि मैंने 60 यूज कर ली, 700 स्टोर कर लिया, ये 8 लाख जो आप जिस हर आदमी चाहेगा सैलरी हो, ये सैलरी हो गई, ये आपका। तो आपने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करो। जब आप ये भी स्टोर करना चाहते हो कि इसका टाइप क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ किसको प्रेजेंट कर रही है, या एक तरह से ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक वेरिएबल लिया इंट और इसको लिखा SAL सैलरी, और ये
एज जो मैंने फिगर डाला है इसको मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा SAL यहाँ पे डाल दिया। तो ये अपने अंदर क्या स्टोर करेगा? इस लाइन से किस चीज को स्टोर करेगा? इसको स्टोर करेगा, कर लेगा। यस यस। लेकिन जब इसको फेच करते वक्त किसी को ये पता चल सकता है कि 80,000 क्या है, ये आपने यहाँ पे सेल वेरिएबल डाला हुआ है इसलिए आपको पता है कि यहाँ पे आप सैलरी डालो किसी की। लेकिन जो फेच करेगा उसे तो केवल ये मिलेगा, उसे ये मिलेगा कि यहाँ पे SAL सैलरी है, ये SAL है, ये वेरिएबल मिलेगा उसे? वेरिएबल नहीं। उसे क्या मिलेगा? आप देखना चाहो तो देख लो, फिर से देखो इंटरेस्टिंग चीज। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, केवल आपके लिए प्रिंट करता हूँ। क्या? केवल आपका कलेक्शन प्रिंट करके दिखाता हूँ। जब मैं एरे लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो उसे मिलेगा क्या? ध्यान से देखो, जब उसकी वैल्यू प्रिंट होंगी उसे क्या मिलेगा? क्या मिला उसे? सारे नंबर्स। इस कलेक्शन को देख के पता चल रहा है कि ये वैल्यू क्या है? अगर कोई बंदा इसको देखेगा पता चलेगा इसे क्या है? नहीं, उसे सिर्फ एक नंबर दिख रहा है। आपने ऐड किया एक वेरिएबल बना के, इसलिए आपको पता है कि सैलरी है। अगर मैं किसी तरह ये सेल वेरिएबल भी इसी के साथ अटैच कर दूं कि भाई सेल भी दिखाओ कि वेरिएबल का नाम क्या है और साथ में वैल्यू दोनों दिखाओ, तो सामने वाले को पता चल जाएगा ना। कैसे? मैं दिखाता हूं। मैप में आपकी खासियत यह है कि आप दोनों चीज को अपने कलेक्शन में रख सकते हो, वेरिएबल का नाम भी और उसकी वैल्यू। कैसे? ध्यान से देखो। मैप को स्टोर करने के लिए जो कलेक्शन बनाया गया क्लास, उसका नाम था हैश मैप। क्या नाम था? हैश मैप। ये नाम था। और इसको मैं अपना नाम, वेरिएबल का नाम दे रहा हूं ये, और लिखता हूं न्यू हैश। जब भी मैं इसको बनाऊंगा तो आप देखना, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों? इसमें मस्ट होता है आपका देना क्या? दो चीज, के और वी। के और वी क्या होता है? के मतलब होता है की और वी मतलब वैल्यू। की को आप क्या मान सकते हो? वेरिएबल भी। की को क्या मान सकते हो? वेरिएबल। और वी का मतलब उसकी वैल्यू। तो इसमें जो चीज सेव होती है वो जोड़े में सेव होती है, जोड़े में, पेयर में। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या सेव करना है? सैलरी और उसकी वैल्यू। ये तो देखो SAL सैल, यहाँ पे कैसे करते हैं ध्यान से देखना। जो की है इसको लिखेंगे सैल। अच्छा, सैल जो लिख रहे हो उसका नाम क्या है? स्ट्रिंग में है। SAL क्या है? स्ट्रिंग में है। क्या है? स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे की को, जो की का टाइप होता है, जिस टाइप में डिफाइन करते हो, जैसे मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूं तो की का टाइप क्या लिखूंगा? स्ट्रिंग। और वैल्यू कैसी स्टोर कर रहा है उसके अंदर? तो आपको यहाँ पे जो पहला होता है, चाहे उसे की बोल लो चाहे उसे बोल लो आप वेरिएबल, उसका जो वेरिएबल का जो डिफाइन करने का जो तरीका होता है, या कह सकते हो की होती है, ठीक है, वो आप यहाँ देते हो। तो यहाँ मोस्टली आप लेते हो स्ट्रिंग। अब देखो उसमें ऐड कैसे करते हैं, ऐड वैल्यू। ध्यान से देखना, मैप के पास जो ऐड फंक्शन होता है वो ऐड ना होकर उसका नाम क्या रखा है? पुट। क्या नाम रखा है? हाँ जी भाइयों, क्या नाम रखा है? पुट। पुट के अंदर दो चीजें ऐड करने के लिए, इसका नाम ऐड ही मान के चलो, इसने पुट रखा है, इसने थोड़ा मीनिंगफुल बनाया। तो इसमें दो चीजें पास होनी, की और वैल्यू। की का मतलब आप कौन सा वेरिएबल और उसकी कौन सी वैल्यू रखना चाहते हो। देखो मैं क्या रखूंगा, की में मैंने डबल कोट्स में रखा SAL सैल, और वैल्यू में वही वैल्यू जो आप रखना चाहते हो। यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं आपके लिए। ठीक है, अब मैं देखो आपको उस पर प्रिंट करता हूँ, मैप को प्रिंट करता हूँ। मैप अपने अंदर रखता क्या है, क्या चीज वैल्यू रखता है जो आपके पास स्टोर करके रखता है? ध्यान से देखना। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ध्यान से देखना। मैप आपको क्या दिखाएगा? क्या दिखा रहा है? आपको दोनों चीज दिखा रहा है। कह रहा आपके मैप में एक वैल्यू है ये, और ये वैल्यू एक्चुअली है क्या? ये किसी की सैलरी हो। ऐसे ही आप इसमें मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हैं। बस फायदा ये है कि आप उसकी टाइप भी बता सकते हैं, तो आदमी को पता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 60। अब ये 60 है क्या? तो मैंने उसके की से बता दिया कि भाई ये क्या है? किसी की एज। अब देखो मैं कलेक्शन प्रिंट करूंगा तो सारी वैल्यू तो प्रिंट कर रहा है, साथ में उसका क्या प्रिंट कर रहा है कि उसका पर्पस क्या। पर्पस मतलब क्या होता है? एक्चुअली आप देखो वेरिएबल का नाम आप क्या रखते हो? मीनिंगफुल इसीलिए रखते हो ना कि ये है क्या। सही कह रहा हूं? वेरिएबल का नाम आप क्या रखते हो? सैलरी रखते हो, एज रखते हो, नेम रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि आप बताना चाहते हो जो उसमें स्टोर कर रहा हूं वो क्या है।
तो मैप आपको फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो साथ में उसके क्या लगा सकते हो, की मतलब उसका पर्पस क्या है, समझ गए हैं? अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको फ्यूचर में अगर कोई वैल्यू चाहिए तो आप वैल्यू पे फोकस नहीं करते हो, आप किस पे फोकस करते हो? की। आप बोलते हो कि मुझे क्या दिखा दो भाई, मेरे पास जो मेरी सैलरी स्टोर है दिखा दो, तो आप बोलते हो मैप डॉट गेट और आप इसमें देते हो की बोलते हो मतलब मुझे चाहिए सैलरी। आप बोलोगे एस, जैसे कि आप क्या करते हो, आप वेरिएबल देते हो और प्रिंट क्या करता है वेरिएबल की वैल्यू। भाई आप देखो ना, आप यहाँ पे अगर मैंने SAL लिखा है और अगली लाइन में अगर SOP मैं क्या दे दूं, SAL लिख दूं, तो क्या प्रिंट करेगा? SAL का मतलब उसकी वैल्यू। ऐसे ही मैप में आप देते हो उसकी की और प्रिंट करता है यानी रिटर्न करता है उसकी वैल्यू। तो इसको SOP में लिख के दिखाता हूँ। क्या दिखा? ये लाइन प्रिंट करिए आपके कलेक्शन और यहाँ प्रिंट कर रहा है एक्चुअल वैल्यू, दिख रहा है? yes. अच्छा, वेरिएबल का फायदा और क्या होता था कि मैंने वेरिएबल यहाँ लिखा SAL, उसके थोड़ी देर बाद मान लो आपकी सैलरी बढ़ गई, हर बंदा चाहता बढ़ गई, तो आप क्या करते हो, उसी वेरिएबल में वैल्यू को क्या करते हो, अपडेट करते हो। SAL इक्वल टू क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे वैल्यू? हाँ, जो भी आपकी सैलरी बढ़ गई कुछ प्लस करना है, मैंने आपने बोला भाई वैल्यू मेरी बढ़ के हो गई, इसमें 5000 और ऐड कर। तो अब अगर दोबारा मैं SAL प्रिंट करूंगा तो आपको क्या देगा वैल्यू? न्यू वैल्यू ऐड करी। वेरी गुड। तो मैप ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, उसने कहा आपने अपनी सैलरी में लिखा ये, अगर आप इसी लाइन को अपने प्रोग्राम में दोबारा आगे इस्तेमाल करते हो, दोबारा यही चीज आपने लिखी SAL सैल और यहाँ पे कुछ नई वैल्यू दे दी, आपने दे दी 9, तो क्या मानता है वो? ऐसा नहीं करता है कि अपने अंदर दो वैल्यू बनाएगा, वेरिएबल SAL की वैल्यू पहले ये थी, ऐसा नहीं एक और वेरिएबल बना लेगा। वो क्या करेगा, उसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। समझ गए? हाँ जी भाइयों, समझ गए कि नहीं समझ गए? सर और एक लिखो मैप डॉट पुट। और मैप डॉट पुट बताइए, मैप डॉट पुट बताइए क्या लिख दूं? और ब्रैकेट की लिख दो बैच नंबर, बैच नंबर BACH, बैच नंबर ये लो, और वैल्यू 60 दे दो, मतलब वैल्यू। एज और ये सेम हो गया, तो इस केस में क्या होगा? वेरी गुड। देखो दोनों बिल्कुल वैल्यू आएंगे, दोनों वैल्यू आ गई, क्योंकि देखो मैंने आपको इसीलिए बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी, अब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव करते हैं, सैलरी लिख दी, एक वेरिएबल बनाया SAL सैल इक्वल टू 80, एक वेरिएबल और बनाता हूँ एज इक्वल टू 80, तो क्या आपको रोक रहा है वो करने के लिए कि आप एज की वैल्यू भी 80 नहीं हो सकती और सैल की हो सकती है? दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन क्या एक ही जगह पे दो वेरिएबल हो सकते हैं एक जैसे? नहीं। इसीलिए तो आपके मैप ने भी यही बोला, मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया कि आपके वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। अगर आपने यहाँ पे सेल लिखा है तो ये आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन आपको क्या बिहेव कर रहा है कि भाई ये मान के जब इस कंडीशन लाइन पे आता है, ये कहता है मैं SAL नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें रखूंगा, लेकिन ये देखता है कि SAL तो मेरे ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है, तो इसमें क्या करता है, वैल्यू को ओवरराइड। समझ गए? अब इसने देखा यहाँ पे बैच नंबर एक अलग वेरिएबल है, इसकी 60 से इसको 60 से क्या मतलब, गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो, इसीलिए मैप में बोलते हैं क्या कि की डुप्लीकेट नहीं हो सकती लेकिन वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, क्योंकि वैल्यू तो आपकी की पे डिपेंड करती है ना? यस। अच्छा, एक यहाँ पे इंटरव्यू का क्वेश्चन और आता है कि जो आपकी की होती है, की एक वैल्यू लोग क्या बना देते हैं, यहाँ पे लिख दो नल, NULL, नल मतलब नथिंग, तो ये नल को भी एक की मानता है। नल का देखो, आपको की का मतलब क्या हुआ, एक आइडेंटिफायर दे रहा हो ना भाई, ये सेल है, एज है, क्या है, तो आप अगर नल बोलते हो तो नल का मतलब उसको, नल को भी क्या मांग लेता है, की, कि जब भी मैं कभी नल दूंगा तो मुझे क्या रिटर्न कर दो। मेरी बात समझ गए हैं? तो अगर मैं यहाँ पे मैप डॉट करता हूं नल, तो देखो क्या करेगा, क्या किया, तो नल को भी आप एक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वो बात दूसरी है कि ये एक बड़ा सेंसलेस चीज है, सेंसलेस है। क्यों?
कोई सेंस नहीं यार, नल क्या नाम रखूंगा मैं, बस उसने आपको एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, और इससे इंटरव्यू का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अगर नल एक की तरह है तो क्या मैं नल को एज ए की दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं, मतलब अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो उसको भी क्या करेगा ये, ओवरराइट। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये समझना है कि आपके मैप में कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं, वैल्यूज डुप्लीकेट, और इसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि आप दोनों चीज को इस्तेमाल करो। इसीलिए उसको कलेक्शन नहीं मानता, वो कलेक्शन नहीं मानता क्योंकि ये आपका हर वैल्यू अपनी एक की से क्या होती है, अटैच होती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इट इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेयर्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेयर, जिसका हर पेयर अपने आप में क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है। ये एक एज है, ये सैलरी है, ये एज है, ये बैच नंबर है। इसीलिए इसको कलेक्शन वो बोलता नहीं है, लेकिन पढ़ा कलेक्शन की उसमें क्यों जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली फिर भी देखो ये कहीं ना कहीं पेयर्स का क्या है, कलेक्शन है, जोड़ों का कलेक्शन है ना, कि सैलरी है 80 लाख, एज 60, बैच नंबर 60, तो ये क्या माना जाता है, दोनों के बीच की चीज है। मेरी बात समझ गए? तो हमको क्या फर्क पड़ता है इसको कहाँ पढ़ाया जा रहा है, हमें तो पता होना चाहिए क्या इस्तेमाल है। ठीक है? yes. अच्छा, अब ये आता है कि मैप को गेट, आपको मैंने यहाँ पे सेट करना बता दिया, पुट होता है और गेट करने पे लिए ये होता है। अब आता है कि अगर मुझसे कोई कहे कि सारे एलिमेंट प्रिंट करके दिखा दो, तो अगर मैंने केवल ये मैप लिख दिया, देखो ध्यान से देखना, अगर मैप लिख दिया तो ये क्या प्रिंट करके देता है मुझे, जोड़े में, ठीक है, जोड़े में देता है। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे काम करके दीजिए, क्या, मुझे इसके अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी हैं, मुझे की से मतलब नहीं, मुझे सारी वैल्यूज का क्या चाहिए, सम चाहिए। क्या चाहिए, सम। तो बताओ कैसे करेंगे? तो आपको कैसे करेंगे, आपके लिए बड़ी दिक्कत यह है कि आपको सम करने के लिए एक एक की को निकालोगे ना, भाई आपको की दोगे तब उसकी वैल्यू मिलेगी, आप ऐसे दोगे मैप डॉट गेट सेल प्लस मैप डॉट गेट एज मैप डॉट बैच नंबर, यस और नो? हाँ जी, सही कह रहा हूं भाई? कोड कैसे लिखोगे, आपका सारे नंबर का सम कैसे मिलेगा, आप मुझे बताओ। इससे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी? अरे हाँ ना बोलो तो। yes, yes. अब इसमें क्या ऐड करना है मुझे, अगली चीज ऐड करनी, क्या लिखूंगा, एज। Age. देखो प्लस एज गेट करूंगा, फिर प्लस करूंगा क्या, बैच नंबर। हाँ जी, ऐसे ही करूंगा ना। Yes. लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि इसके अंदर की कौन सी है, तब क्या करूंगा, ये तो मुझे की पता होनी चाहिए तभी लॉजिक लिखूंगा ना। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई मतलब नहीं की क्या है, मुझे बस वैल्यू का सम करना है, कैसे करेंगे? तो इसी को करने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि अगर आपको आपको इसके अंदर जब आप मैप प्रिंट करते हो तो आपको दोनों चीज देता है जोड़े में। अगर आपको केवल क्या चाहिए, क्या चाहिए केवल, अगर आपको अगर आपको केवल वैल्यू चाहिए, अगर आपको केवल वैल्यू चाहिए तो देखो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। इसको मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए पहले हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको केवल वैल्यू चाहिए तो मैप के पास एक फंक्शन होता है डॉट वैल्यूज। क्या होता है, ये आपको केवल वैल्यूज देगा, लेकिन वैल्यूज नहीं, मतलब वैल्यूज का कलेक्शन। ये सारी वैल्यूज आपको कॉमा कॉमा करके दे देगा, दिख गई? हाँ जी, क्या दे देगा? हाँ बंधुओं बोलो तो, सारी वैल्यूज दे रहा है। यस, यूनिक वैल्यू। अगर आपको सारी की चाहिए तो इसका होता है, ये देखो, इसका होता है की सेट। ये क्या दे रहा है, की सेट। तो ये आपको इस मैप के अंदर जितनी की पड़ी है वो दे देगा, वैल्यू नहीं, केवल क्या दे देगा, की। मिल गए? यस। मुझे चाहिए दोनों, मुझे चाहिए सारी वैल्यूज का सम। तो सारी वैल्यूज का सम करने के लिए यहां पे लगाना पड़ता है लॉजिक। क्या लॉजिक लगाते हैं, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, आपका प्रॉब्लम क्या था कि आपको सारी वैल्यूज इसमें मिल जाती, अगर आपको क्या पता हो जाती, की मेरी कौन कौन सी की इसके अंदर है रन टाइम पे। सही कह रहा हूं? यस। अब की कैसे मिलेंगी, की को मिलने का तरीका एक ही था, सारी की तो आपको इससे मिल सकती है, क्या फंक्शन का नाम है, की सेट। मिल गई?
अच्छा, की सेट का रिटर्न टाइप को ध्यान से देख के बताएगा मुझे, की सेट का रिटर्न टाइप क्या है? ध्यान से बताना क्या है। स्ट्रिंग। वेरी गुड। की सेट का रिटर्न टाइप है सेट, और अगर की सेट का रिटर्न टाइप सेट है तो सेट पे फॉर ईच लूप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? यस। यानी कि मैप एक कलेक्शन नहीं है, लेकिन मैप का जो की सेट रिटर्न होता है, ये जो की का सेट रिटर्न करता है, ये इन द फॉर्म ऑफ सेट करता है। तो देखो मैं कितनी क्लेवर चीज करूंगा। मैं क्या करता हूं कि मैंने अपना एक ये जो फंक्शन है मैप डॉट की सेट को करूंगा कॉल, और की सेट को स्टोर करने के लिए मैं एक लेफ्ट में एक सेट का रेफरेंस बना लेता हूं। क्या? सेट इक्वल टू, इसका नाम रख लेता हूं माई कीज। क्या रख लिया? और इसको जेनरिक बना दो। आपकी की का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, इंटीजर है? की का टाइप स्ट्रिंग। वेरी गुड। तो यहाँ पे सेट के अंदर लिख दो स्ट्रिंग। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, जब ये कोड चलेगा तो इस कीज के अंदर क्या आ जाएंगी? सारी कीज आ जाएंगी। इस पे चला दो फॉर ईच लूप। कैसे चलाओगे बताओ? स्ट्रिंग माई कीज कॉलन, वेरी गुड। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एनी वेरिएबल एंड कॉलन माई हाँ कीज। हाँ, वेरी गुड। एसटीएम, यू गाइस आर ऑसम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ करंट की, ठीक है? क्योंकि एक बार लूप में मैं, और कोलन के बाद लिखूंगा मैं, ये देखो माई कीज। माइक। चल जाएगा लूप। अच्छा, ये करेगा क्या? ये जब चलेगा तो मुझे सारी की एक साथ नहीं देगा, एक एक करके देगा। देगा कि नहीं देगा? तो मैं क्या करूंगा क्लेवर चीज, ये वाला जो फंक्शन था इसको इसके अंदर डालूंगा, और अगर मैं इसके अंदर करंट की डाल दूं तो ये मुझे की प्रिंट करके देगा, लेकिन सारी अलग अलग देगा। एक साथ कॉमा करके नहीं दे रहा है, अलग अलग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर आउटपुट क्यों ऐसा आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। रुकिए, मैंने क्या किया? हाँ जी, हाँ जी, क्या? सैलरी अपडेटेड ले रहे हैं ना। हाँ नहीं नहीं, वो सैलरी अपडेटेड सीक्वेंस ले रहा में हूँ। नहीं जा रहा क्या वो? नहीं नहीं, सीक्वेंस से नहीं जा रहा। आपका ये भी आपका ऑर्डर्ड नहीं होता, मैप भी आपका ऑर्डर केवल इंटीजर होता है। लेकिन जब मैंने ये क्या करी, यहाँ पे की सेट दे रहा है, और मैं, अच्छा मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैप डॉट ये प्रिंट किया, ये देखो। मैं आपको एक डायरेक्टली दिखा दिया, मुझे ऐसे नहीं दिखाना था आपको, मुझे दिखाना था कि अगर मैं यहाँ पे की करता हूँ, देखो तो क्या प्रिंट करेगा? सारी कीज कर रहा है, यस। एक एक करके की प्रिंट कर रहा है। तो मैंने यही यहाँ पे चालाकी करी कि जब मुझे की मिल रही है तो मैंने इसमें जो आपकी की मिल रही है उसी की को लूप में किस में पास कर दिया है? गेट। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. मैंने क्या किया, आपको देखो यहाँ पे क्या मिली? की। इसी की को अगर मैं मैप डॉट गेट के यहाँ पास कर दूं तो एक एक करके उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हाँ जी बंधुओं, यस। यस। मैंने देखो लूप चलाया तो क्या मिली? एक एक करके इसके अंदर की मिली, सेल एज बैच। इस की को प्रिंट करने की जगह अगर इस की को मैं अपने मैप डॉट गेट के अंदर पास करा दूं तो मुझे हर की लूप में क्या मिल जाएगी? वैल्यू। वैल्यू। सही कह रहा हूं? तो आपको एक एक करके वैल्यू मिल गई। तो मैं यही कह रहा था कि अगर मैं की हटा दूं और ये आपकी वैल्यू दिखा दो, प्रिंट करो, तो देखो सारी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसके आपके सामने इसमें की और ऐड कर देता हूँ, ध्यान से देखना। एक ऐड कर दिया मैंने, मान लो यहाँ पे कर दिया डाटा डाटा, क्या चीज? आईडी। आईडी। मैंने आईडी ऐड कर दी और इसका वैल्यू रख दी मान लो 50। अब देखो यहाँ पे आपको प्रिंट करते वक्त आईडी की वैल्यू भी दिखाएगा, दिखा रहा है। यस। तो आपका केवल पर्पस ये था कि आपको कैसे गेम खेलना है। की सेट से एक एक की, यहाँ पे की का कलेक्शन निकाल लिया, उस पे लूप चलाओ, जब की मिल गई अब इस की के साथ जो करना है करो। इस की को मैंने मैप डॉट गेट में पास करा दिया लूप में, तो ये हो गई। सम करना था तो कोई दिक्कत ही नहीं, सम सेम तरीका, इंट सम इक्वल टू 0। समझ गए? और क्या करूंगा, इसके अंदर लिखूंगा सम इक्वल टू सम प्लस, और एक्चुअली वैल्यू मिल किससे रही है? इससे। मतलब मैप डॉट गेट कर रहा हूं और जो की मिलती जा रही है उसको करके वैल्यू निकालते जाओ। जब मैं इसको कर लूंगा और लास्ट में एसओपी इसके बाहर लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा सम। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताने का पर्पस ये था कि जब आपको कैलकुलेशन करनी हो तो हमेशा सहारा लेना किसका? की सेट का। की सेट से सारी की मिल जाएगी, सेट के फॉर्म में लूप बना दो और आपका काम। समझ गए? Yes. तो ये आपका मैप का खेल है। मैप में आपका इतना ही काम होता है। और यहाँ पे ये जो आपको मैंने बताया कि इस मैप आपका कलेक्शन का पार्ट नहीं है, तो कलेक्शन का पार्ट
इसको मानते नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उससे अटैच है। अटैच कैसे है, देखो की सेट तो उसका क्या यूज कर रहा है, कलेक्शन का, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, आपने इनहेरिटेंस पढ़ा है, इनहेरिटेंस में आपको मैंने एक चीज और बताई थी, क्या कि अगर किसी अगर किसी ऑब्जेक्ट का बनाते हैं तो उसका रेफरेंस की दो कंडीशन आई थी। रेफरेंस का टाइप क्या क्या हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, वो खुद हो सकता है। वेरी गुड। तो आपके कलेक्शन में अभी तक मैंने जो बनाया हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है एरे लिस्ट, एरे लिस्ट यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है एरे लिस्ट। ऑब्जेक्ट का टाइप है एरे, रेफरेंस का टाइप है एरे। अब मैं आपको बताता हूँ, इस एरे लिस्ट का एक पेरेंट है जिसका नाम क्या है, लिस्ट। क्या नाम है, लिस्ट। तो मैं चाहूं तो इसका जो पेरेंट है यहाँ पे जो एरे लिस्ट का, इसकी जगह क्या लिख दूं, केवल लिस्ट। ये देखो, ये जिस पैकेज में उसका नाम है जावा यूटिल लिस्ट। ये आप देखना मेरे प्रोग्राम में कोई अंतर नहीं आएगा, मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ अभी भी लिस्ट बना दिया है, पेरेंट ये बना दिया, प्रोग्राम देखो वैसे ही चल रहा है, कोई फर्क आया। तो आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमेशा रेफरेंस किसका बनाते हैं, पेरेंट। किसका बनाते हैं, पेरेंट। तो एरे लिस्ट का पेरेंट होता है लिस्ट, सेट का पेरेंट होता है, हैश सेट का पेरेंट होता है सेट। क्या होता है, सेट। आज जब भी हैश सेट बनाओगे, मैं आपको चलो बना के दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे हटा दिया इसलिए आप कंफ्यूज हो रहा, मैं यहाँ पे सेट का कोड दिखाता हूँ वापस। हाँ, ये लिखा सेट, इस सेट में देखो यहाँ पे सेट लिखा है, यहाँ पे हैश सेट लिखा है, इसकी जगह केवल क्या लिख दो। सर ये लिस्ट और सेट क्या है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या क्या है? हाँ, अब आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये सेट और जो लिस्ट है ये इसके पेरेंट है, लेकिन वो पेरेंट का टाइप क्या है, वो कोई नॉर्मल क्लास ना होके क्या है, इंटरफेस। ठीक है, ऐसे ही आपके मैप में मैं जो हैश मैप है इसका पेरेंट है, उसका नाम है मैप, और वो भी एक इंटरफेस है। देखो यहाँ पे लिख दो मैप। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि हमेशा स्टैंडर्ड कहता है कि पेरेंट जो रेफरेंस है, अगर किसी क्लास का पेरेंट अवेलेबल है तो रेफरेंस क्या बनाना चाहिए, इसका पेरेंट। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। और इसके फायदे हैं जो डेवलपर को ज्यादा होते हैं, हमें ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखा कि ये आपके कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे तो जितने ये मैप और मैप हो गया, ये सेट हो गया, एरे लिस्ट, इनका भी एक पेरेंट होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाओ, लेकिन आपको दर्शन जरूर कराऊंगा कि इसका पूरा एक जाल है। अगर आप देखोगे कलेक्शंस, तो कलेक्शंस का एक जाल है, मैं आपको दिखाता हूँ जाल कैसे, इमेज में ये जाल की हायरार्की होती कैसे। ये जाल दिख रहा है आपको, आपको देखो जो जिसमें इसमें जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो इंटरफेस है, और जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो क्लास है। क्या है, ब्लू कलर का इंटरफेस और ग्रीन कलर से क्लास। तो आप देखो आपका एरे लिस्ट ये दिख रहा है ग्रीन कलर से, इसका पेरेंट क्या है, लिस्ट का भी एक पेरेंट है, क्या नाम है, कलेक्शन। इधर सेट है, सेट का पेरेंट सेट है, और सेट का भी पेरेंट क्या है, तो आप चाहो तो इसका मतलब क्या कह सकते हो कि आपका कह सकते हो कि लिस्ट का पेरेंट है, सॉरी एरे लिस्ट का पेरेंट है लिस्ट, और लिस्ट का पेरेंट है कलेक्शन। तो आप चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो, कलेक्शन भी लिख सकते। वेरी गुड, यू गाइस आर ऑसम। ये देखो कोई एरर नहीं देगा, कोड वैसे ही चलेगा। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम इतने दूर पेरेंट पे नहीं जाते हैं, हम किस पे चले जाते हैं, लिस्ट। लेकिन अगर कोई कहता है तो लिख सकते हो, मेरी बात समझ गया है। तो ये हायरार्की बहुत लंबी है, डेवलपर इसे यूज करते हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी, डी क्यू। क्यों, हमारे लिए 3 कलेक्शन इस्तेमाल होते हैं ऑटोमेशन में, एरे लिस्ट, हैश सेट और हैश मैप, ठीक है। और आप अगर इस कलेक्शन का फ्रेमवर्क ध्यान से देखो, तो आपने इस कलेक्शन फ्रेमवर्क को ध्यान से देखना, तो इसमें देखो मैप भाई साहब को किनारे रख रखा है ना, जैसे सौतेले भाई होते हैं, देखो किनारे है ना, लेकिन बनाया अपने पिक्चर में कहाँ दिख रहा है, कलेक्शन के फ्रेमवर्क के पिक्चर में दिख रहा है, लेकिन इसे कहाँ रखा गया है, अलग रखा गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये कलेक्शन का पार्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आपके कलेक्शन में इतना ही है। अब आप मुझे एक बार फिर से बताना, और कुछ अगर बचा हो तो आप मुझे बता सकते हो, वो हम सैलरी अपडेट कहाँ नहीं हो रही, बताइए मुझे, कहाँ नहीं अपडेट हो रही है सैलरी आपकी,
19 ही तो आ रही थी प्रिंट होकर, या पहले 8 है। प्लस 8। अरे भाई आप कैलकुलेशन करने लगे। यहाँ पे होता है की और वैल्यू। आपने बोला है कि सैलरी में पहले 8 था, अब कर दो 90। आप सोच रहे हो कि ये 90 प्लस 8 हो जाए, आप ये सोच रहे हो? हाँ, ना 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 लेटेस्ट ना वैल्यू ना आई थी, लेटेस्ट ना ना वो ना, फिर से। अपडेट वन वाला होगा वहाँ पे। हाँ जी। लेटेस्ट। अब इसको भी राहुल देखो, यही वापस इससे समझो। आपने वेरिएबल में लिखा SAL 80,000, इसको थोड़ा छोटा कर ले, बड़ा लंबा बोलना पड़ रहा है। 80 करोड़ हो 8,000 गए सर, तो इतनी 8,000 ले। रहती नहीं है, इतनी रहती नहीं है। इतनी 80 रहती नहीं, करोड़ हो गई सर। लेकिन एक्चुअल में अगर वेरिएबल, अगर ये एक्चुअल आपकी सैलरी का वेरिएबल होता तो आप बोलते प्रदीप बोलने में जितनी भी दिक्कत हो प्लीज कम मत करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा SAL 8,000। अब देखो राहुल, आप जो बोल रहे हो क्या बोल रहे हो कि अगर मैं सैलरी इक्वल टू लिख दूंगा 9,000, तो 9,000 ही तो मानेगा। आप अगर लिखोगे सैलरी इक्वल टू, जो इक्वल टू कह रहे हो इसमें आप ऐसे लिख दो तो कुछ और करेगा। अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो? आप लिख रहे हो सैलरी इक्वल टू 90, यानी जो 8 थी वो 90 बन जाए। अगर आप इसमें लिखो 90 प्लस 8 तो आपकी बन जाए। मेरी बात समझ गए? यस, गॉट इट, जो भी अपडेटेड होगा वो लेगा वो। हाँ जी। अब यहाँ पे आपने मुझसे बोला है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी फंसाऊंगा। कोड आपका चलता है 1 by 1। तो जब कोड देखो, मैंने बोला था सेमी कोलन, लोग समझते हैं सेमी कोलन की वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप सेमी कोलन को नहीं समझ पाए तो आपकी प्रोग्रामिंग नहीं। ये लाइन ऑफ कोड अलग है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। मैं हिंट देता जा रहा हूँ राहुल, मैं सबको बोल रहा हूँ, राहुल को इसलिए पकड़ रहा हूँ कि राहुल आंसर देंगे, बाकी सब सोच के बताते रहेंगे बाद में। तो राहुल जब ये लाइन चलेगी तो मेमोरी में SAL इक्वल टू होगा 8। जब लाइन आएगी होगा एज, उसमें होगा 60। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस जगह आऊं तो सैलरी में मैं जो भी स्टोर करूं, वो स्टोर मैं करना चाहता हूं, जो भी पहले में सैलरी पड़ी है उसमें मेरा 10 ऐड हो जाए। क्या कोड लिखूं मैं? मेरी बात समझ रहे हो क्या? जो भी सैलरी पहले से पड़ी हुई है मेरे पास उसमें 10 ऐड हो जाए। क्या कोड लिखूं मैं यहाँ पे? योर टाइम इट स्टार्ट्स नाउ। राहुल कहेंगे प्रदीप ने फंसा दिया, प्रदीप ने फंसा दिया। देखो हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग को इसीलिए डर जाते हैं क्योंकि हम प्रोग्रामिंग को टफ समझते हैं। मैं देखो आपके सामने मैं करता हूँ, मैं बताऊँ किसी ने नहीं बताते, आप अपने सोचो। मुझे यहाँ वैल्यू क्या डालनी है? अच्छा हार्ड कोडेड समझो, इसमें वैल्यू क्या जानी चाहिए? 100 प्लस 10, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पड़ी यानी 8 और प्लस 10 प्लस 10। अच्छा 8 मिलेगी क्या? जब आप यहाँ जाओगे तो 8 मिलेगी कैसे? क्या आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि पहले आपको काम था क्या, एक वेरिएबल बना लो करंट सैलरी। क्या बना लो? करंट सेल। कैसे मिलेगी करंट सैलरी? मैप डॉट गेट। भाई साहब सही बोल रहा हूँ? कैसे मिलेगी? अगर मैं यहाँ पे ये कोड लिख दूं तो क्या देगा इस समय आपको? 8 दे देगा। अब आपको मैंने यही तो बोला था कि यहाँ पे वो स्टोर करो, तो आपको करना ये था कि मैप डॉट कॉमा अगली लाइन में करंट प्लस 10 कर देते। कर रहा हूँ, है ना सिंपल। लेकिन हमारा दिमाग क्लिक क्यों नहीं किया? क्योंकि हम सीधा पहाड़ खोदना चाहते हैं, हम चाह ही नहीं रहे कि थोड़ा थोड़ा खोदे। तो प्रॉब्लम समझो, मैंने बोला मुझे चाहिए यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू इससे 10 ज्यादा चाहिए। तो आपको सोचना ये है कि पहले इस वैल्यू को कहाँ स्टोर करके रखें। तो कैसे मिलेगी? ऐसे मिली, रखी और यहाँ पे मिल गई। अगली बार वैल्यू जो भी है उसमें, अब बताओ अगर मैं इसकी वैल्यू इस समय सेल की वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब ये कोड बन गया डायनेमिक। क्या बन गया? अगर मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, फिर से वैल्यू कैसे निकालूंगा? अगर दोबारा निकालनी है तो यही कोड लिखूंगा। देखना वैल्यू मेरी क्या मिलेगी। 2 बार वैल्यू प्रिंट होगी। पहले प्रिंट हो रही देखो 8 प्रिंट होगी। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। अच्छा एक ब्रैकेट नहीं लगाया। देखो हम गलती करेंगे लेकिन वो गलती नहीं करेंगे। 18 प्रिंट हुई। यस, इसको 9 कर दो। कोड मैंने जेनरिक लिख दिया तो अपने आप ही क्या प्रिंट करेगा? 19। क्योंकि मैंने कोड क्या लिख दिया कि भाई साहब जो भी वैल्यू आपने दी मैंने इसको निकाली, उसमें 10 ऐड करके रख दी। तो यही तो मैंने आपसे बोला था। ठीक है, आप इस कोड को और सिंपल कर सकते थे। क्या जो मैंने आपको बताया, इस करंट सैलरी को अगर नहीं चाहते हो आप इसको स्टोर करना तो पहले आप इसके अंदर यही कोड यहाँ लिख दो। सही कह रहा हूँ? यस।
क्योंकि देखो आपको देखने में बड़ा, हम क्या करते हैं, किसी का फ्रेमवर्क देखते हैं और हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों? अरे भाई ये क्या लिख दिया, यहाँ पे पुट में सेल लिख रहा है, यहाँ पे गेट में सेल लिख रहा है। कुछ नहीं, ब्रेक इट इन दो द रूल्स। कैसे? बॉडमास का रूल। सबसे पहले देखो इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कर रहा है, सैलरी को रिटर्न कर रहा है, ये देगा 9। क्या देगा? 9। 9 में 10 ऐड हो जाएगा, बच जाएगा 19। और ये 19 मैप के लिए क्या काम करेगा? वैल्यू। सही कह रहा हूं? तो ये मैंने आपको दिया था। ऐसे ही आप जितना सोचोगे, जितना करोगे, उतना आपको आएगा। मैं आपको धीरे धीरे असाइनमेंट दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आपको अभी ये रिवाइज करना है, स्टार्टिंग से जो भी आपको करना है वो करो। और ग्रुप में मैसेज मैं कम देख रहा हूँ, अब आप लोग क्वेश्चन नहीं डाल रहे, क्वेश्चन डालो, एक दूसरे को असाइनमेंट दो ना, डोंट वेट फॉर मी। आप एक दूसरे को दो कि चलो ये करके दिखाओ, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, यू आर हेल्पिंग अदर्स। अगर आप किसी को बोल, ठीक है, तो बिल्कुल डाल के, तो नहीं आएगा तो हम तो बैठे ही है ना, है ना। वो शाहरुख खान की मूवी थे ना, मैं हूं ना। और वेलकम का तो और अच्छा डायलॉग था, जब भी कुछ, वेलकम मूवी देखी किसी ने फर्स्ट पार्ट? यस। अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, बस ये मत समझना कि ये तो अपने को शहंशाह समझ रहे हैं जैसे कि वो कर रहे थे। ठीक है, तो आप करते रहो, प्रैक्टिस करो, एक दूसरे को असाइनमेंट दो, और उसके बाद कहीं फंसोगे तो हम हैं। ठीक है, तो हम बाइंड अप कर रहे हैं, कल हम मिलेंगे, और सेम टाइम आज मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट बैच में कि उनके साथ कंप्लीट ऐसा भी हो सकता है ना प्रदीप, 2 बजे के बैच को हम 10 अपने बैच के साथ कन्वर्ट कर लें, टाइमिंग के साथ। कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है मैं बताऊं आपको, यहाँ पे आएगी यूनिटी काम। हमारा बैच है छोटा सा प्यारा सा, उनका बैच है बड़ा सा। बट बॉस तो आप हो ना। नहीं, लेकिन ये जो मेरे से क्लोजली कनेक्टेड है, धीरे वो सब जानते हैं कि मेरी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है, सबसे लास्ट में, है ना। नहीं, बट सुबह सुबह पढ़ने का माहौल रहता है ना, उनको बोलो खाने पीने के बाद 2 बजे सोने का माहौल होता है। नहीं, मैं तो उनसे देखो, मैं तो क्या बोला, मैं तो चाहता हूँ जिसमें आप लोग रहो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले उनसे यही बोलूंगा कि सुबह आ जाओ, बढ़िया। अगर वो नहीं माने तब मुझे 2 बजे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें यही होता है, अब उसमें आपको मानना पड़ेगा कि आप मान सकते हो कि बैच वाइज आपके साइज के हिसाब से आप हो गए हो हस्बैंड, और वो हो गई है, और वो बड़ा बैच है तो है वाइफ। तो हमेशा हस्बैंड को वाइफ की माननी पड़े। तो जैसे कि मेरी भी आदत पड़ गई है कि लगता है हमें कंप्लेन करना पड़ेगा आपकी वाइफ को, बिकॉज़ आप हर एग्जांपल में हस्बैंड टाइप ही लाते हो। क्योंकि मैं रेस, अगर मैं मारुति कार से भी रेस करूं और वाइफ अगर साइकिल में, तब भी मैं हार जाता हूं। तो इसीलिए अभी टेस्ला लाने की बात चल रही है इंडिया में, आप कहाँ मारुति पे बात कर रहे हो? अब कुछ प्रेशर में हम सोच भी नहीं पाते हैं ना वाइफ पे। तो इसीलिए यह है कि मैं कोशिश वैसे करूंगा, क्योंकि आपकी दोनों एडवाइस सही है कि मर्ज से बेनिफिट है, दूसरा मॉर्निंग में होना चाहिए। लेकिन मैं 99% कोशिश करूंगा कि उनको कन्विंस करूं। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर आप लोग उसमें करेंगे। ठीक है।